नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष गुड कुमार मॉर्निंग। वर्मा, फार्मालोग के दर्शकों की तरफ से और हमारी टीम की तरफ से डॉक्टर दीपेंद्र सिंह जी सर का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। फार्मेसी ग्लोरी, ये फार्मा के ग्लोरी वाले सेक्शन में आज हमारे बीच जो अतिथि हैं, वो डॉक्टर दीपेंद्र सिंह जी हैं, जो वर्तमान में पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर में कार्यरत हैं और जो कि ये छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी और बड़ी यूनिवर्सिटी के तौर पे जाना जाता है। और साथ ही सर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के एजुकेशन रेगुलेशन कमेटी में चेयरमैन के पद को सुशोभित कर रहे हैं। सर का 18 साल का अपना अनुभव रिसर्च और एजुकेशन के फील्ड में रहा है और साथ ही सर ने बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट जो यूजीसी, एआईसीटी, आईसीएमआर, डीएसटी द्वारा फंडेड रहे हैं, उन पे इनने काम किया है। और इंडिया साइंटिस्ट अवार्ड यूजीसी की तरफ से भी मिला हुआ है, साथ ही रिसर्च अवार्ड, कई तरह के रिसर्च अवार्ड और ग्रांटेड भी मिलते रहे हैं। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के सर्वे के अनुसार 2021 में ये टॉप 2% साइंटिस्ट के तौर पे भी सर का नाम आता रहा है, आया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि फार्मेसी ग्लोरी के तौर पे जो सर हमारे बीच में हैं, तो इनसे हमें बात करने का बड़ा सुनहरा अवसर मिला है और हम इनसे आज वार्तालाप के दौरान कई नई चीज़ों के बारे में जानेंगे, जो कि वर्तमान में सर एजुकेशन रेगुलेशन कमेटी में जो कुछ विशेष बदलाव आ रहे हैं या परिवर्तन होने की संभावना है, तो उसके बारे में सर हमारे दर्शकों को बताना भी चाहेंगे। तो सर पुनः आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष कुमार जी, और फार्मालोग के माध्यम से सभी फार्मासिस्टों का बहुत बहुत अभिवादन और स्वागत। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। जी सर, पुनः स्वागत। सर बहुत ज़्यादा न कहते हुए मैं अपने दर्शकों की तरफ से या उनकी उत्सुकता को पूरा करने हेतु मैं आपसे कुछ व्यक्तिगत प्रश्न पूछने की इजाज़त चाहूँगा। जी प्लीज। सर प्रथम फार्मालो को हमारे दर्शकों की तरफ से पीसीआई के एजुकेशन रेगुलेशन कमेटी के चेयरमैन चुने जाने की बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। थैंक यू सो मच। हाँ, तो सर पहला प्रश्न, कृपया अपने बचपन, स्कूली शिक्षा, पारिवारिक पृष्ठभूमि और अपने जीवन शैली के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। बहुत नेचुरल सा क्वेश्चन और नेचुरल सा आंसर। मैं एक बहुत मध्यम वर्गीय सर्विस क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर कोल इंडिया में डिप्टी जीएम थे और डिप्टी जीएम के पोस्ट से रिटायर हुए। तो मेरा पूरा बचपन एक कोल जो माइंस का एरिया है, बहुत ही आप कहें बहुत जिसको पिछड़ा हुआ कहते हैं वो जगह, क्योंकि नॉर्मली माइंस जो रहते हैं वो जंगली वहीं पे मेरा जो एजुकेशन है वो केंद्रीय विद्यालय में हुआ, क्योंकि वहाँ सिर्फ केंद्रीय विद्यालय एक स्कूल था और मेरा बचपन बहुत अच्छा बीता है। जो कहते हैं मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट में बीता। तो क्योंकि जो हम कॉलोनी में रहे और वहाँ पे लगभग हर प्रदेश के लोग आते हैं सर्विस के हिसाब से, तो मेरा बचपन बहुत एनवायरनमेंट में, बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में। जी सर, आपने बड़ा अच्छा बताया और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से आपका बचपन मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलोनीज होते हैं, हमें से ज़्यादातर जो लोग हैं इस बात को महसूस कर सकते हैं। कभी न कभी हमारे फादर भी इस तरह से के ही माहौल में जॉब करते हुए हम लोगों के बचपन की परवरिश भी ऐसे ही करी। तो व्यक्तिगत बात करूँ तो मैं भी रामगढ़, जो अब झारखंड में है, उसके कोल माइन वाले कॉलोनी में 3 साल मैंने भी बचपन गुजारे हैं सर। तब आप तो समझ ये सकते तो हैं। मैं समझ सकता हूँ। आप जब बता रहे थे तो मुझे वो सारा का सारा परिदृश्य सुस्पष्ट हुआ कि कैसे दूर दूर तक लंबी लंबी खाइयाँ, ऊंची ऊंची ढलाने, वहाँ पे हर आदमी जो की दूर से मिलता है, बड़े ही आत्मीयता से मिलता है और सब एक दूसरे को जानते हैं, भले ही घर काफी दूर दूर पे बसे हों। तो सर
ये स्वाभाविक सी बात है जी जो हाँ, आपने बिल्कुल। बताई, और वाकई ये मानने वाली बात है। सर, अब ये तो आपने अपने बचपन की शिक्षा और परवरिश की बात बताई। अब बात आती है फार्मेसी कैरियर को चुनने के लिए, आपके लिए क्या एक इनिशिएशन था कि आपने फार्मेसी को अपना कैरियर चुना? इसके लिए आपको प्रेरणा स्रोत क्या थे? हमारे दर्शकों को बताएं। ईमानदारी से मेरा पहला इंटरेस्ट जो था, वो पुलिस सर्विसेज था। और आई जस्ट आई ऑलवेज आई थॉट ऑफ बिकमिंग अ कॉप। बट जब मैं धीरे-धीरे बड़ा हो रहा था, तो जो हमारे पिताजी थे, उनने मुझे 2-3 बार मतलब काफ़ी उनका जो काउंसलिंग था इसके बाद था कि बेटा पुलिस की नौकरी अच्छी नहीं होती है और आप हमेशा जैसा समझते हैं उतना आपको लगता है कि आपको मैं हमेशा ये कहता था कि मैं ये ठीक करूँगा, वो ठीक करूँगा, तो उन्होंने कहा ये पुलिस के माध्यम से नहीं होता है। तो बहुत समझाया उनने। और मेरे एक और जो ट्राई किया था, एग्ज़ाम दी थी और साथ-साथ मेरे फ़ादर ने मुझे फ़ार्मेसी का जो फ़ॉर्म है, ये भी भरवाया था कि बेटा दिस इज़ वेरी गुड करियर ऑप्शन बिकॉज़ दिस इज़ आल्सो अलाइड विद द मेडिकल साइंसेज़। तो मेरे फ़ार्मेसी में आने के लिए शायद मेरे पिताजी मतलब ज़्यादा अगर मैं कहूँगा कि मुझे उनने प्रेरित किया कि एक बहुत अच्छा फ़ील्ड है जिसके माध्यम से हम इस मेडिकल फ़ील्ड से जुड़ सकते हैं। ये मतलब ये मेरे साथ मेरे आने की कहानी है फ़ार्मेसी में। बहुत अच्छा सर। पिता पिता का आशीर्वाद यदि रहे तो जाहिर सी बात है कि आप हमारी सफलता कोई नहीं रोक सकता। तो ये आप के रूप में हमें साफ साफ और स्पष्ट दिखता है कि आपने अपने कम समय में कितने अच्छे तरीके से अपने आप को फ्लोरिश किया, जो आने वाले तो बड़ी जिम्मेदारियों के लिए भी आप तैयार हैं। वर्तमान में भी आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी लिए बैठे हैं, जिसको आप पिता के आशीर्वाद से जरूर पूरा करेंगे सर। सर, अगला जरा एक शोध कार्यों से है। जैसे आपने यूईसीआई, AICTE, ICMR और DST के प्रोजेक्ट्स वगैरह को आपने डील किए हैं और उस पर अच्छा काम किया है। तो अब यहाँ पे आपसे हम हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि विभिन्न शोध कार्यों में आप अपने व्यक्तिगत अनुभवों और यादों को बताएं, जो कि आप हमसे साझा करना चाहते हो कि शोध कार्य करने के दौरान। मैं अगर मतलब रिसर्च की बात करूँ तो ट्रूली द क्रेडिट गोज़ टू माय टीचर्स। और मैं आपको बताऊँ जिस समय में हमने बी.कॉम किया पूरे मध्य प्रदेश में केवल 4 फार्मेसी कॉलेजेस थे। और वहाँ पे बी.कॉम के स्तर पे रिसर्च करना या पेपर लिखना एक बहुत आप कह सकते हैं कि कोई ट्रेंड में नहीं था कि बी.कॉम के बच्चे सोचते नहीं थे कि हमको पेपर लिखना है। पर हमारे जो टीचर थे वो जो हमको उनने शुरू से ये एक लाइन दी कि अगर इफ यू आर इन टीचिंग देन रिसर्च इज़ द ओनली वे टू गेट बेटर पोजीशन इन दैट। सो उनने सबसे पहला जो मैं आपको अपना शेयर कर रहा हूँ कि जब मैं बी.कॉम के फाइनल ईयर में था और मेरा प्रोजेक्ट था, तो मैं पहली बार दिल्ली में रिसर्च और अपने पेपर्स के लिए एनएमएल दिल्ली जो लाइब्रेरी है, वहाँ पे आया। और हमारे टीचर ने जो हमको कहा कि आप एनएमएल जाइए, लाइब्रेरी देख के आइए, लाइब्रेरी क्या होती है। और हम लोग उस समय हम एक छोटे जगह से आए थे, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी होती थी, हमने कभी देखा नहीं था लाइब्रेरी। तो मेरा जो स्टार्ट जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट बी.कॉम से था। और मैं बताऊँ कि जब मैं बी.कॉम के बाद एम.कॉम में एडमिशन लिया, तो मैं उस समय तक ही 4 पेपर अपने पब्लिश कर चुका था। क्योंकि चूँकि वो रिसर्च नहीं था, हमने एक रिव्यू आर्टिकल्स लिखे और रिव्यू आर्टिकल्स पब्लिश किए। तो वहाँ से एक रिसर्च के लिए रुझान स्टार्ट हुआ। और चूँकि एकेडमिक्स मेरा बिकॉज़ आई एम बाय चॉइस आई एम इन एकेडमिक्स, कोई मैं चांस से नहीं था, मैंने चुना था एकेडमिक्स को। तो मेरा इंटरेस्ट जो जो आपका इंटरेस्ट है वो आपको सपोर्ट भी कर रहा था, कैरियर में भी सपोर्ट कर रहा था। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर मेरा जो एडमिशन है सागर विश्वविद्यालय में हो गया। सागर विश्वविद्यालय रिसर्च के लिए आप समझ सकते हैं कि हम उसको फार्मेसी का मक्का कहते हैं। तो जो एक आपका कॉन्फिडेंस है और आपका जो काम करने का जो आप कहते हैं जो लाइन है, वो आपको आपके गुरुओं के माध्यम से मिलता जाता है। तो फिर मुझे वहाँ पे भी रिसर्च का माहौल मिला, मैंने काम किया। और उसके बाद पीएचडी आप समझते हैं कि जो हमारा शोध का काम था वो इससे रिलेटेड ही था। बाद में फिर मैंने शोध के बाद में पोस्ट-डॉक किया यूनाइटेड स्टेट्स से। तो वहाँ जाके मुझे कुछ और बातें थी जो सुपर स्पेशलाइज़्ड जो रिसर्च है, क्योंकि हमारे यहाँ जो ट्रेंड है वहाँ पे आप ज़्यादातर हम स जो कहते हैं कि समग्र या सब चीज़ों को साथ लेके चलते हैं।
पर जब मैं वहाँ गया तो वहाँ एक अलग ट्रेंड है, वहाँ सुपर स्पेशलाइज़ेशन का कॉन्सेप्ट है। जो व्यक्ति जिसका मास्टर है वो उसी फ़ील्ड पे काम करता है। तो वहाँ से जाके मेरा थोड़ा डाइवर्सन अपना एक स्पेसिफाइड फ़ील्ड और नैरोड हुआ और अब मैं जिस एरिया में काम कर रहा हूँ, आप जिसके लिए आप मुझे एक्नॉलेज कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ माय टीचर दोज़ दे हैव इनिशिएटेड और दे हैव शोड द पाथ। डेफिनेटली सर, ये कहते हैं ना, मॉर्निंग शोज द डे। आपके मामले में ये एकदम ही स्पष्ट होता है कि आपने अपने स्टडी टाइम से ही जो रिसर्च ओरिएंटेशन आपका आपके टीचर की वजह से आया, और आपने उस टाइम ही अपने शिक्षकों के कहने पे जो लाइब्रेरी जाना और रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह के लिए, रिव्यू के लिए पेपर्स ये बनाना, ये शुरू किया। तो डेफिनेटली सर, आपका तो आपकी शुरुआत ही बड़ी अच्छी रही, क्योंकि आपकी परवरिश अच्छे और बड़े सदैव हाथों में रहा। तो ऐसे गुरुजनों को भी हम नमस्कार करते हैं जिनने आपको मार्गदर्शन दिया सर, इस मंच के माध्यम से। सर, अब अगली जो प्रश्नावली में जो अगला प्रश्न है, वो आपके शिक्षक होने से, जैसे आपने बताया कि आप बाय चॉइस टीचर हो, तो डेफिनेटली सर ये बहुत अच्छी बड़ी बात है कि आप पेशे से नहीं बल्कि अपने इच्छा से शिक्षक बने हैं। तो अब अपने छात्रों संग हुए किसी रोचक प्रसंग के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जब आप एज ए टीचर आपके छात्रों के साथ जो कुछ कोई वाकया हुआ हो जो रोचक आपको अभी भी याद रहता हो और आप साझा करना चाहते हो, ये हमारे दर्शकों को बताएं। बड़ा मेरे साथ तो इतनी सारी जो क्योंकि मेरा जो करियर है, मैंने जब स्टार्ट किया तो बहुत सारे जो आपको एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारे जो आपको सक्सेस दिखता है, उसमें सब आपके बच्चों का भी बहुत हाथ रहता है। तो मैं तो जब आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो मुझे लगातार फ्लैशबैक में चल रहा है कि लगातार मेरे बच्चे। और देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया, अभी जब रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी मैंने ज्वाइन किया तो वो भी न्यूली फॉर्म्ड यूनिवर्सिटी थी, बच्चे नए थे, फर्स्ट बैच था। तो उनके साथ बहुत सारे वाक़ये ऐसे जुड़े हुए हैं। जब मैं पहली बार अपने बच्चों के पास गया, तो जब मैंने उनसे बात करी, उस समय तक वो काफ़ी फ्री थे, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। फार्मेसी फर्स्ट ईयर में जो बच्चे थे, वो अंदाज़ नहीं लगा पा रहे थे कि ये फार्मेसी में सब्जेक्ट्स हैं और काफ़ी चीज़ें मतलब आपको सीरियसली लेनी पड़ती हैं। तो उनके साथ मेरा पहला वाक़या यही था कि जब मैंने उनको समझाना स्टार्ट किया, मेरी भी उम्र बहुत कम थी, तो पहले कुछ क्लास में जो बच्चे थे, वो उनको ऐसा लगता था कि ये नया चीज़ क्या आ गया, अभी तक तो सब आराम से चल रहा था, ये सीरियसनेस क्यों आ गई? तो लेकिन समय बीता और लगभग 2 हफ्ते के अंदर ही पूरी क्लास जो थी, मैं कह सकता हूँ ईमानदारी से 1 या 2 बच्चों को छोड़ के, पूरी क्लास उस लाइन पे आ गई, जिस लाइन पे, जिस ट्रैक पे हम उनको लेके आना चाहते थे। और मैं चूँकि लगातार इतने वर्षों तक जो स्टूडेंट एक्टिविटी है उसका अपने यहाँ इंचार्ज भी रहा, तो मेरा उनसे बहुत लाइव कनेक्शन था। जो बोलते हैं, अगर आप एज़ ए मित्रवत भी उनसे मेरा संबंध रहा, जिस पे उन लोगों ने अपनी परेशानियाँ मुझसे डिस्कस करी, बात करी। एक बार का वाक़या है, हम फंक्शन चल रहा था, फंक्शन खत्म हो गया और जो बहुत एक्टिव, आप जानते हैं हमेशा फंक्शन में 10-20 बच्चे बहुत एक्टिव रहते हैं और सब बच्चे बहुत एक्टिव थे। हम बाहर आ गए, हम बाहर बैठ के इंतज़ार कर रहे खत्म होगा। तो 20 बच्चे आए, बैठे हुए थे, वो भी बैठे थे, तो बोला चलो अब घर चलते हैं, हो गया काम खत्म हो गया। तो फिर मैं एक बच्चे ने मुझे धीरे से कान में आके कहा कि सर वो हम लोगों ने खाना नहीं खाया। तो मैंने कहा क्यों खाना नहीं खाया भाई? बोले हम सर सबको खिला रहे थे, अब ऐसी स्थिति है कि अब खाना है नहीं, क्योंकि देर हो गया है। तो उस समय फिर रात को हम गए बच्चों के लिए, उनके लिए खाना मँगवाया, फिर कॉलेज में खाना आया, फिर हमने साथ में मिल के खाया। तो वो आपका कनेक्शन है बच्चों से कि आप एक इवेंट था कि वो कहना भी चाह रहे थे, नहीं भी कह रहे थे। फिर लेकिन उनने, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बिल्कुल कॉन्फिडेंटली मुझे आके कि सर ये यथास्थिति ये है, और फिर हमने उसको सॉर्ट आउट किया। ऐसे बहुत सारी मतलब कहानियाँ जो बच्चों से जुड़ी हुई हैं, और मैं लगता है कि फिर एक कहानियों पे ही हमको एक पूरा इंटरव्यू करना पड़ेगा। बहुत सारी जरूर यादें सर, मेरे आए बच्चों से अब इस कहेंगे बारे में तो भी बात करेंगे सर। मेरा जो समय का जो हम्म, आप स्ट्रेंथ है वो बच्चे ही हैं। सही बात है। एक ये शिक्षक के लिए उसका उसके जो छात्र हैं, उनके शिष्य हैं, वही मायने रखते हैं, क्योंकि हम हर चीज खुद नहीं कर सकते, लेकिन अपने विचारों को अपने छात्रों के माध्यम से उसको आकार दे सकते हैं। तो बच्चों के बिना तो शिक्षक अधूरा है।
बीइंग ए टीचर इस बात को मैं भी बहुत ही गहराई से महसूस करता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, अब आपके नए दायित्व को लेते हुए जो वर्तमान में आप एजुकेशन रेगुलेशन कमेटी की चेयरमैन हैं पीसीआई के अंदर, उसके नाते आपसे हम जानना चाहेंगे कि अ, आप इसको कैसे, यानी ये वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने लिया है एजुकेशन रेगुलेशन कमेटी के चेयरमैन होने के नाते पीसीआई के, उसको अपने कार्य क्षेत्र और दायित्वों के बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं कि कैसे आप इसमें अपने रोल को प्ले कर रहे हैं, किस तरह की हर्डल्स हैं, किस तरह के चैलेंजेस हैं और कैसी अपॉर्चुनिटी है एजुकेशन रेगुलेशन कमेटी को हेड करने को लेते हुए। इसके बारे में जरा संक्षिप्त में देखिए, बताएं। एजुकेशन रेगुलेशन कमेटी जो है फार्मेसी काउंसिल का एक पार्ट है, जो कि आपका बेसिकली जो रेगुलेशंस और सिलेबस और फार्मेसी का कोर्स करिकुलम को के बारे में अपना कार्य करती है। समय समय पर जो आपके कोर्स में मॉडिफिकेशंस होते हैं, जो रेगुलेशंस में चेंज होते हैं, वो इसके माध्यम से किया जाता है। और अगर चैलेंज बोलेंगे, देखिए चैलेंज या अपॉर्चुनिटीज, तो आई ऑलवेज फाइंड आई हैव नेवर टेकन एनीथिंग एज अ चैलेंज, आई ऑलवेज कंसीडर द थिंग्स एज अ अपॉर्चुनिटी। कि अगर आपको कोई चीज़ आ रही है या करना है तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, अगर मुश्किल है तो अपॉर्चुनिटी है, और आपको अगर करना है तो अपॉर्चुनिटी है ही अच्छा किया जाने के लिए। तो अभी तक जो मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे पूर्व में जो लोग रहे हैं, काफ़ी समृद्ध और काफ़ी ज्ञानवान लोग रहे, उनने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन जो परिवर्तन है वो समय का नियम है, आपको परिवर्तन के साथ चलना पड़ता है। तो आप कंटेम्परेरी टाइम में आप करंट बने रहने के लिए आपको बहुत सारे परिवर्तन लगातार करने पड़ते हैं। तो वैसा ही परिवर्तन, जो समय के साथ जो परिवर्तन है, थोड़ा आपको भविष्य के बारे में ध्यान करके परिवर्तन है, वो परिवर्तन करना पड़ता है। तो बेसिकली यही हमारा अभी जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी ये है कि हम भविष्य को देखते हुए अपने कोर्स का निर्धारण करें, और जो पहले से चला हुआ अच्छा, जो हमारा अच्छा कोर्स है, उसको और अच्छा करने की कोशिश करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब अगला प्रश्न, आपकी नज़र में वर्तमान परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए फार्मेसी शिक्षण प्रणाली की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए किस प्रकार के बदलाव या सुधार की जरूरत है? साथ ही वर्तमान के शिक्षण प्रणाली में से किस प्रकार से वो अलग होगा जो हम आप पेश करेंगे नए सिलेबस को या ऐसे करिकुलम को? प्लीज सर, हमारे दर्शकों को इस बारे में बताएं। संतोष जी, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हर समय जो अगर आप समय देखेंगे, जो कंटेम्प्रेरी अवेलेबल सब्जेक्ट्स रहते हैं, वो उस कंटेम्प्रेरी समय के लिए रिलेवेंट रहते हैं। और शिक्षा प्रणाली या शिक्षक या इसको चेंज, जो मुझे, मैं बार-बार हर प्लेटफ़ॉर्म से कहता हूँ कि कोई आपसे करा नहीं सकता है, ये आपका इनर सेल्फ है। आपका अगर एज़ अ शिक्षक आप अपने आप को शिक्षा के फ़ील्ड में आप जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको बाय फ़ोर्स कोई चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं करा सकता हूँ या कोई ठीक करने की कोशिश नहीं कर सकता हूँ। ये नेचुरल है, और मैं बोल रहा हूँ बदलाव आपके अंदर से आएगा। जो हम, अगर मैं बात करूँगा पूरे फार्मासिस्ट की, टीचर्स की, तो जो टीचर्स है, अगर टीचर्स से अगर आप चेंज की बात करें, तो चेंज इज़ फ्रॉम देम। कोई आपको फ़ोर्सफुली कोई चेंज लेके नहीं आ सकता है। और ये जो नया सिलेबस आने वाला है या नया है, वो देखिए आप समय जैसे आपके पास, हम पिछले जब ईआर 91 था वहाँ लोग एक्वेंटेड थे, नया 14 आया उसमें लोग एक्वेंट हो गए। तो ये भी आएगा, तो कोई बहुत जो समय का जो माँग है, जो समय की अभी डिमांड है, उसके अकॉर्डिंगली आएगा, और मुझे लगता है कि सब लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, और शायद हमारे जो फार्मेसी का जो भविष्य है, उससे और, मतलब हम कहते हैं जहाँ तक हमने तरक्की करी, उसके और आगे तरक्की करेंगे। बहुत बढ़िया सर। अगला प्रश्न, इस नई शिक्षा प्रणाली में छात्रों और शिक्षकों की भूमिका पर भी जरा प्रकाश डालें सर। देखिए, इसके 2 ही, मैं 3 मैं कंपोनेंट, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट मानता हूँ। एक तो शिक्षक, एक छात्र और एक माध्यम। 3 विषय हैं जिस पे आप इफ़ेक्टिवली आप उनको डिलीवर करने की बात कर रहे हैं। तो इस पे जी, फ़र्क, जो मेरा हमेशा से रिक्वायरमेंट है, फिर से मैं इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से बोल रहा हूँ कि जो भी अवेलेबल सिलेबस है, जो भी अवेलेबल कोर्स है, अगर उस कोर्स का भी ज्ञान अगर आपको है, तो आप समाज में, आपकी हमेशा प्रतिष्ठा रहेगी। क्योंकि जो सब्जेक्ट है वही आपको प्रतिष्ठा दिलाता है। कोई विश्वविद्यालय या कोई आपको कोई पर्टिकुलर कंडीशंस आपको प्रतिष्ठा नहीं दिलाती है।
जो आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, जो ज्ञान है और जो जिस समय पे जो अवेलेबल सिलेबस है, अगर उसका ज्ञान भी आप रखते हैं तो आप हमेशा समाज में प्रतिष्ठित रहेंगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि आपको अपना सब्जेक्ट आता है। तो मेरा फिर से रिक्वेस्ट है कि जो जिस समय जहाँ जो सिलेबस आपके अवेलेबल है, कम से कम हमको उतना आना चाहिए। तो अभी जो हमारा प्रॉब्लम है कि कई बार जब मैं बात करता हूँ तो लोग कहते हैं कि कमी बताते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है या और ऐसा होना चाहिए, नई चीज़ ऐड हो जानी चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी हमारे पास अवेलेबल है, क्या हमको वो सब आ गया? क्या हमने उसको बहुत अच्छे से ग्रहण किया? तो जो हमारा रिलेशनशिप जो आप बोल रहे हैं, उनके लिए इम्पैक्ट सेम है। बस आपको फिर से नए तरीके से करना पड़ेगा। कोई बहुत ऐसा नहीं होगा कि जिसको हम अडॉप्ट नहीं कर पाएँगे या हम उसको अपने उनको हम बच्चों को हम समझा नहीं पाएँगे। तो मैं जो मेरा द जो 3 पॉइंट मैंने बोले, टीचर्स, वी आर ऑलरेडी हैविंग गुड टीचर्स। मीडियम नाउ द मीडियम इज़ चेंजिंग। हमने कोविड में देखा कि हमने ऑनलाइन के माध्यम से लिया। अब आप बहुत सारे माध्यम से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों से लाइव रहते हैं। आपके पास कनेक्टिविटी और हो गई, पहले से ज़्यादा हो गई है। और आप देखेंगे अगर आप इंटरनेट पे हैं, तो हमारे टीचरों ने ही बहुत सारे एनिमेटेड बहुत अच्छे-अच्छे वीडियोज़ मतलब बनाए और अपलोड किए बच्चों के लिए। तो ये एक चेंज हुआ है। तो माध्यम ज़रूर थोड़ा माध्यम पे हमने काम किया और माध्यम और इम्प्रूव हुआ है। और बच्चे तो हमेशा ही अच्छे होते हैं और हमेशा ही मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चे हमेशा हमारे लिए जो मैंने आपको कहा कि अपॉर्च्युनिटी हमको और उनको अच्छे बच्चों को और अच्छा करने का मौका होता है। तो आपके पास ये सब और यही लगातार चलेगा। सही कहा सर आपने। और बहुत ही मौलिक और मूलभूत बातों पे आपने बात करी कि यदि हमें अपने विषयवार का ज्ञान है तो हमारा समाज में सम्मान है। तो ये तो वाकई सर दिल छू जाने वाली और बड़ी ही सरल भाषा में आपने बहुत बड़ी बात कही थी। सर आपका धन्यवाद। अब यहाँ पे अगला प्रश्न इसी से कि चर्चा है कि फार्मेसी शिक्षा का स्तर वैश्विक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बदला जाना है। इस बारे में हमारे दर्शकों को कुछ पता है कि इंटरनेशनल दे- स्टैंडर्ड की बात का चर्चा चल रहा है कि ऐसा कुछ बदलाव होगा। जरा सा इसके बारे में आउटलुक दें हमारे दर्शकों को। देखिए अभी वैश्विक तो हम हो ही गए हैं, पूरा विश्व अब एक दायरे में है। और अगर फार्मेसी एजुकेशन का बात करें तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कार्यक्रम स्टार्ट किया है, हील बाय इंडिया, जिसमें उन्होंने मेडिकल प्रोफेशंस जितने प्रोफेशनल्स हैं उनको और इफेक्टिवली कैसे यूज़ किया जा सके और उनका रोल वैश्विक स्तर पे कैसे बढ़ाया जा सके, इस पे उन्होंने काम किया है और काम कर रहे हैं। तो उसमें एक मूलभूत बात ये थी कि अगर हमको विश्व स्तर पे अगर हमको अपनी, क्योंकि हम वैसे भी कहते हैं कि जो इंडिया इज़ जो हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हो गए हैं। सो वी ऑलवेज से अबाउट कि नाउ वी हैव टू बिकम फार्मासिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारा हमारा जो ज्ञान और हमारे जो फार्मासिस्ट हैं वैश्विक स्तर के रहें। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपको वैश्विक स्तर पे जाना है तो आपको वैश्विक स्तर पे आपने अपना कोर्स करिकुलम भी उसको उसी के हिसाब से आपको रखना पड़ेगा। तो मूल बात ये है कि अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहाँ-जहाँ पे फॉरेन में अगर जो हमारे मैन पावर हैं, उनकी अगर डिमांड है, तो हम उनके लिए भी हम अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करना चाहते हैं। जो आपका ज्ञान का स्तर है, उसको भी वैश्विक स्तर पे ले जाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि अगर आप वैश्विक स्तर की बात करेंगे, तो अभी भी जो हमारा कोर्स है, वो बहुत अच्छा कोर्स है और इस कोर्स को करने के बाद भी आपके भी नॉलेज में होंगे कि हमारे बहुत सारे फार्मासिस्ट भाई-बहन हैं, जो विदेशों में रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एज़ अ फार्मासिस्ट भी काम कर रहे हैं। पर अब जी, इसको और थोड़ा कंटेम्परेरी बनाने के लिए और अपनी भूमिका को बढ़ाने के लिए हम इसमें ज़रूर इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अगला प्रश्न इसी संदर्भ में जरा आगे बढ़ते हुए, जैसे कि भारत सरकार ने पिछले दिनों नई शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित किया था। तो इस संदर्भ का को ध्यान में रखते हुए फार्मेसी के पाठ्यक्रम में का क्या स्वरूप आप देख रहे हैं? देखिए हम सब मैंने कहा कि हमको समय के साथ चलना है और अगर कोई नीति अगर हमारे शीर्ष और अपने देश की जो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर कुछ निर्धारित होती है, तो आप उससे अलग नहीं रह सकते हैं। लेकिन हर कोर्स की अपनी सीमाएँ और अपनी परिभाषा होती है, जिसके अनुरूप ही आपको काम करना पड़ेगा। तो नई शिक्षा नीति के ऊपर में भी अभी बहुत लगातार काम चल रहा है और बड़े उस पे जो वर्कशॉप्स हैं, वर्कशॉप्स हो रहे हैं। और जो काफ़ी सीनियर और लर्नेड और यंग
और जो टीचर्स हैं उनका एक ग्रुप जो है उस पे हम काम कर रहे हैं। और ऑब्वियसली जो हमारा राष्ट्रीय स्तर पे इसका जो निचोड़ निकलेगा, जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अकॉर्डिंगली, तो एक बहुत अच्छा स्वरूप आपके सामने आएगा। सर बहुत उम्मीद है और देखना भी चाहेंगे और उसमें सहभागी भी होना चाहेंगे हम सभी, जो आप बिल्कुल। जिस पे काम कर रहे हैं सर। सर अब एक सहज सा प्रश्न कि फार्मासिस्ट के विभिन्न दायित्वों और स्वास्थ्य सेवाओं में इनके योगदान को आप किस प्रकार देखते हैं? अब हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये प्रश्न अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि ये अपने आप को ऐसा प्रश्न सुन के आपको अपना अपना गौरव की अनुभूति होती है और आप लगातार अपने बारे में बताना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत कम बार होता है कि आप अपनी तारीफ अपने मुंह से करें। आपने जी कोविड के जी। समय में देखा कि नंबर ऑफ जो डॉक्टर्स हैं, नंबर ऑफ जो नर्सेज हैं, वो हमेशा कम थे। एक व्यक्ति जो आपके साथ सदा अवेलेबल था, वो था आपका फार्मासिस्ट और दवाई की दुकान, जो कभी बंद नहीं हुई, 24/7 खुली रही। आपने उनसे सलाह मांगे, उनने आपको सलाह दिया। बहुत सारे जगह पे हमको लोगों ने रिकॉग्नाइज किया, लेकिन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि हमको राष्ट्रीय स्तर तक आपको रिकॉग्नाइज किया गया। और जो हील बाय इंडिया जो कार्यक्रम है, उसमें एक प्राइम एक उनका एम है कि फार्मासिस्ट जो हैं वो डॉक्टर्स की कैसे, जो डॉक्टर्स को जो वर्कलोड है उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं उनका वर्कलोड। तो ये हम नहीं सोच रहे हैं, सरकार अपने स्तर पे सोच रही है कि हमारे पास जो फार्मासिस्ट है, बहुत लायक फार्मासिस्ट है, उनको हम हेल्थ केयर सिस्टम में और ज़्यादा कैसे उपयोग करें। और आप अगले 6 महीने में आप देखेंगे कि आपको चेंजेस दिखने लग जाएंगे। फार्मासिस्ट का नेशनल पोर्टल बन रहा है, जो कि बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, जिसपे पूरे फार्मासिस्ट हैं वो पोर्टल पे अवेलेबल रहेंगे। और वो आपको आपके जो आपके देश में और विदेश में भी जो लोग उनको हायर करना चाहते हैं, उनके लिए भी उनका प्रोफाइल अवेलेबल रहेगा वहाँ पे। और ये सब डेटा कलेक्ट हो रहा है, और ये मैं बहुत श्योर हूँ कि अगले 6 महीने के अंदर ही ये सब स्टार्ट हो जाएगा। आप और बात करेंगे तो आप अभी जो हमारे फार्मासिस्ट हैं, आप देखेंगे कोई भी ऐसा स्वास्थ्य का क्षेत्र नहीं है या जहाँ पे वो रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। इवन वैक्सीनेशन में रोल प्ले कर रहे हैं। आपके जो हॉस्पिटल्स हैं, एज ए हॉस्पिटल फार्मेसी भी उन लोग अपना रोल प्ले कर रहे हैं। कम्युनिटी एज ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट कर रहे हैं। एकेडमिक्स में तो हम है ही हैं, रिसर्च में आप देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में देख रहे हैं। तो जहाँ अभी अभी जो एक पुराना एक जब आप डिस्कशन देखेंगे कुछ 10 साल पहले, तो हम शायद अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे कि हमको रिकॉग्नाइज किया जाए। अब हम डोमिनेट करने के लिए लड़ रहे हैं कि अब हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारे अच्छे काम को रिकॉग्नाइज किया जाए, हमको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाए। फार्मासिस्ट आर नाउ रिकॉग्नाइज, बट अब हमको अच्छा काम करके रिकॉग्निशन चाहिए। तो हम अपने काम के बारे में बात कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि राष्ट्रीय स्तर तक इसको अंडरलाइन किया गया है और वो हमारे बारे में सोच रहे हैं। ये हमारे लिए एक अच्छी बात है, हम सब फार्मासिस्ट के लिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब दिया। वाकई गौरव है हमें खुद पे, आप पे, हम सभी पे कि हम लोग एक फार्मासिस्ट हैं, अपने दायित्व का भान रखते हैं और इसको पूरा करने के लिए हम प्रयासरत हैं सदैव। तो सर एक ऐसे प्रश्न तो कई सारे हैं, लेकिन समय की बाध्यता को देखते हुए मैं प्रश्नावली अगले किसी कार्यक्रम के लिए संभालता हूँ। लेकिन एक प्रश्न पूछे बिना मैं कार्यक्रम को समाप्त नहीं करना चाहूंगा। सर आपकी इजाजत हो तो वो आखिरी प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगा अपने दर्शकों के बिल्कुल, माध्यम बिल्कुल। से। आदरणीय सर, आप फार्मा के माध्यम से सभी श्रोताओं को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? कृपया कर बताएं। देखिए, आपका एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, फार्मा लोग अच्छा काम कर रहे हैं सब मिलके, और लोगों को फ़ार्मेसी के लोगों को एक तार में जोड़ने का या एक प्लेटफ़ॉर्म पे लेके आने का, किसी एक माध्यम से अपनी बात को कहने का। तो देखिए, मेरा जो आप लोग के माध्यम से जो विचार है, 2 विचार है, जिसके पास जो काम है, अगर मैं शिक्षक हूँ, पढ़ाना मेरा काम है, तो उसको बहुत ईमानदारी से करें। अगर मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ना मेरा काम है, तो मैं बहुत ईमानदारी से पढूँ। अगर मैं फार्मासिस्ट हूँ और मैं कम्युनिटी में सर्विसेज़ दे रहा हूँ, तो मैं अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए बहुत ईमानदारी से अपना काम करूँ। मैं किसी एक्स्ट्रा काम के बारे में नहीं कह रहा हूँ, जो वो ईमानदारी से की बात हो रही है कि मैं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँ। जो मुझसे जितना मिनिमम रिक्वायर्ड काम है, उतना ज़रूर करूँ। अगर बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, तो रिस्पेक्ट लेके आएँगे, टीचर अच्छे से पढ़ाएँगे, तो रिस्पेक्ट लेके आएँगे।
और जो हमारे फार्मासिस्ट भाई बहन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं, जो कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, अगर वो अपना दायित्व अच्छे से निभाएंगे तो वो रिस्पेक्ट लेके आएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई हमको बहुत अलग से काम करने की ज़रूरत है। जो काम हमारे पास है उसको बस सिर्फ ईमानदारी से करने की ज़रूरत है कि अगर आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है उसको केवल ईमानदारी से कर लें, तो शायद जो हमारे पास अभी जो सम्मान है उससे हमारा सम्मान कई गुना बढ़ जाएगा और शायद हम फार्मासिस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बन जाएं। जरूर सर। सर आपने सभी प्रश्नों का मेरा मानना है, और दर्शक भी इस बात को बताएंगे कि सहज और स्वाभाविक तरीके से आपने सभी प्रश्नों का जवाब दिया। ये वो व्यक्तित्व कर सकता है जिसकी सांसों में उसका दायित्व साफ साफ झलक रहा हो, एहसास हो रहा हो। तो सर यदि मैं कहूँ आज की तारीख में कि एक सच्चा फार्मासिस्ट है जिसे हम अभी साक्षात्कार कर रहे थे, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते आप अपने प्रोफेशन के लिए निरंतर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ही उज्जवल भविष्य फार्मासिस्ट का न कि भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी जो आप कह रहे हैं और जो हम लोग महसूस भी कर रहे हैं कि बदलाव की आंधी चल चुकी है, बस अपना अपना दायित्व पूरा करें और बेहतर काम के लिए अपने आप को तैयार रखें। तो विश्व गुरु बनने के साथ साथ हम लोग वैश्विक स्तर पे अच्छा काम करेंगे। तो इस बदलाव के जो आप एक क्या कहा जाए, एक मजबूत स्तंभ के तौर पे हमारी तरफ से आप हैं। तो सर इस बात के लिए बहुत बहुत साधुवाद हमारे सभी फार्मा लोग के दर्शकों और फार्मा लोग की टीम की तरफ से। ये बहुत बड़ा अवसर है कि हम आपके साथ रूबरू हो पाए, साक्षात्कार आपका ले पाए सर। ये आपका बड़प्पन है और मैं कह रहा हूँ आपके लिए बहुत साधुवाद। अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं अपने आप को अभी भी एक स्टूडेंट जैसा कंसीडर करता हूँ। हर दिन, हर समय, हर क्षण कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। अभी बैठा-बैठा भी आपसे सीख रहा हूँ कि मेरा बैकग्राउंड बहुत खराब है, आपका बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा करना था बैकग्राउंड। नहीं तो सर, ऐसा आप नहीं है, जहाँ रहेंगे आपके वही पास अपॉर्च्युनिटी बेहतरीन हमेशा होगा। सीखने की रहती है और मेरा तो जी ऐसा मानना है कि आपको लगातार जैसे बच्चे होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, प्रश्न पूछने वाले होते हैं और सीखने वाले होते हैं, वैसे बने रहना चाहिए और मैं अपने आप को हमेशा एक आप कहेंगे एज़ जो सीखने की और बच्चे जैसा जो मैं अपने आप को एक स्टूडेंट जैसा ही मानता हूँ कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको लगातार आपके लिए मानक बने हुए हैं और आप कुछ अच्छा करने के लिए उनको देख के मोटिवेट रहते हैं। तो आपको बहुत-बहुत साधुवाद जो आपने मेरी इतनी तारीफ़ करी। थैंक यू सो मच। जी सर। पुनः सब फार्मा लोग के समग्र टीम की तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से सर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको जो दायित्व मिला है इसमें आप सफल हों और देश को बड़ी ऊंची ऊंचाई पे लेके जाए और वैश्विक स्तर पे हम सभी अपने दायित्व को पूरा करते हुए बेहतर से बेहतरीन की तरफ करें। सर पुनः बहुत बहुत थैंक यू। शुभकामनाएं सभी और फार्मासिस्ट भाइयों को धन्यवाद। प्रणाम। थैंक यू।